हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज एक और अणु संख्या गुणधर्म के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आज के अणु संख्या गुणधर्म हैं पराशर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले 3 अणु संख्या गुणधर्म के बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हैं। हाँ, जरूर है कि उस पर आप प्रैक्टिस अपने से किए होंगे न्यूमेरिकल। आज अणु संख्या गुणधर्म है पराशर दाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराशर दाब क्या है, क्या ये अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है, इसको सिद्ध करेंगे। साथ ही साथ इसका एडवांटेज है तीनों के अणु संख्या गुणधर्म से क्यों है, और इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराशर दाब, पराशर दाब जो कि एक अणु संख्या गुणधर्म है। इसको पी प्रेशर या पाई दोनों से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर आपको पाई मिलेगा, ये मैथमेटिक्स वाला पाई नहीं, केवल इस प्रतीक वाला पाई यहाँ रहेगा, ठीक है ना। इसका इंग्लिश क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उससे पहले आपको ऑस्मोसिस यानी पराशर पता होना चाहिए। जिसको पता है वो थोड़ा धैर्य बना के रखें, जिसको नहीं पता है उनके लिए पराशर मैं बता दूं। तो पराशर क्या है, एक बीकर लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, बीकर की जगह पर हम ऐसा बीकर लेते हैं थोड़ा लंबा कि इनमें हम सेटअप कर पाएँ एक ऐसे मेम्ब्रेन की जो केवल विलायक के अणुओं को आने जाने दें। तो ये है आपका द्रव 2 विलयन, एक तरफ हमने ले लिया है विलायक, और विलायक में सबसे अच्छा विलायक क्या होता है, पानी। और इधर क्या ले लिया गया है, उस पानी में नमक घोल दिया गया है। क्या घोल दिया गया है, नमक। कितना, मान लीजिए 10 ग्राम NaCl घोल लिया गया है। और ये हो गया, तो नमक घोल लिया गया, तो ये क्या हो गया, विलेन हो गई, ठीक है। ये दोनों को सेपरेट किया गया है SPM। इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, सेमी, यस से सेमी हो गया, पी से परमिएबल, यम से मेम्ब्रेन, ठीक है। SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलें अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है। इसको सेमी SPM को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्ध पारगम झिल्ली बोलते हैं। ये इसकी विशेषता है, केवल विलायक, और विलायक में सबसे ज़्यादा हम क्या यूज करेंगे, पानी। केवल विलायक के अणुओं को परमिट करता है अपने में से होकर आने जाने के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ विलायक अणुओं को परमिट करता है, तुम जाओ भाई, तुम आओ भाई, ठीक है। विलायक के अणुओं को क्या करता है, अनुमति देता है, अनुमति देता है। इसका एक विशेषता है, विलय के नहीं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, वह झिल्ली जो विलायक अणुओं को आने जाने देता है, ठीक, सीधा हो गया। अब इसका उदाहरण भी जान लीजिए, इसका उदाहरण क्या है। तो पिग्स ब्लैडर, ठीक है, पिग्स ब्लैडर या शुगर का ब्लैडर, ठीक है, शुगर का ब्लैडर, शुगर का ब्लैडर, ब्लैडर, ये तो हो गया प्राकृतिक। इसके अलावा आर्टिफिशियल क्या है, सेलोफेन, सेलोफेन ये है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। कौन सा है, कृत्रिम। यानी अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण में आपसे पूछा जाए तो क्या है, ये 2 चीज़ है। इसके अलावा आपने अनुभव किया होगा कहाँ कहाँ, चना जब फूलता है तो उसका जो झिल्ली है वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह व्यवहार करेगा। किशमिश का झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, ये सब प्राकृतिक झिल्ली हैं जो कि अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादा यूज होने वाले झिल्ली के नाम यहाँ दिया गया है, क्लियर है। अब पराशर क्रिया समझिए। अभी पराशर दाब बताना है या समझना है, उससे पहले पराशर क्रिया समझिए। पहले क्या समझना है, ऑस्मोसिस, पराशर, ऑस्मोसिस, तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। अब देखिए, इन दोनों पर, इन दोनों की सतह पर, दोनों के द्रव की सतह पर वायुमंडलीय दाब समान है। दोनों के सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या है, समान है। तो कुछ देर बाद जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे होकर विलायक के कण विलयन की ओर आने लगेंगे, ठीक है। विलयन की ओर आने लगेंगे तो कुछ समय बाद इसका लेवल जो है, द्रव का लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए इतना दूरी तक क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ देर बाद पराशर विलायक के कण किधर से किधर आने लगे, विलायक से विलयन की ओर आने लगे, अपने आप। ये घटना क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो क्या पराशर क्रिया, इसी घटना को क्या कहते हैं, पराशर क्रिया। विलायक के अणु विलयन की ओर सेमी अर्धपारगम झिल्ली से जाने लगते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, पराशर। तो पराशर का परिभाषा क्या हो गया, विलायक के अणु SPM से, SPM समझ गए हो ना, अर्धपारगम झिल्ली से होकर, SPM से होकर, ये जरूरी है,
यदि अपने आप जा रहा है तो कोई मतलब नहीं, अपने आप जाएगा तो हम लोग बात कहेंगे नहीं पराशर। कहाँ से होकर जाना है? एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली से होकर किधर? अधिक सांद्रता, अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना या गमन करना, जाना या गमन करना क्या कहलाता है? पराशर कहलाता है। क्या कहलाता है? पराशर कहलाता है। ठीक है। या आप कहेंगे कि विलायक के कण कहाँ से जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कम सांद्रता विलयन से। यदि आप दोनों तरफ विलयन लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? कम सांद्रता विलयन की से अधिक सांद्रता विलयन की ओर विलायक अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना पराशर कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने विलायक लिया, इधर क्या है? विलयन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर नमक है, तो ये गाढ़ा है, ये कम है। तो इस तरह से मैंने दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया और इसको अंदर अपने आप पानी का अणु जाने लगे, तो लेवल बढ़ गया। तो इसका कारण क्या हुआ? इधर से पानी इधर क्यों गया? कहेंगे पराशर के कारण। अब पराशर दाब क्या है? कि मान लीजिए पराशर होने लगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पराशर क्रिया रुक जाएगी। यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी? पराशर क्रिया बंद हो जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा, एक सीमा तक लेवल बढ़ेगा ना, उसके बाद क्या होगा? पराशर क्रिया रुक जाएगी। ठीक है। तो आप फिर से अब कल्पना करिए, क्या कल्पना करना है कि शुरुआत में ले लीजिए। अब क्या कर लीजिए? शुरुआत। ये पहला था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इधर क्या है? ये लेवल समान है, एसपीएम है, ये विलायक है। चलिए अब विलायक विलयन की जगह पर हम दो विलयन ले रहे हैं जिसकी सांद्रता का अंतर होगा। ठीक है। तो ये विलयन नंबर 1 है जिसका सांद्रता C1 है, अब विलयन नंबर 2 है जिसकी सांद्रता C2 है। ये विलयन नंबर 1 है और इधर विलयन 2 है। इधर क्या है? विलयन 2 है और ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब क्या दुष्पराशर दाब को समझने जा रहे हैं। तो विलायक के अणु इधर आते हैं कम से अधिक की ओर, जबकि C2 की सांद्रता क्या है? C1 से अधिक है। C2 की सांद्रता मतलब विलयन नंबर 2 की जो सांद्रता है गाढ़ा ज़्यादा है, किसकी तुलना में? विलयन नंबर 1 की तुलना में विलयन 2 का मतलब उसमें विलय ज़्यादा है तो गाढ़ा है, यानी इसकी सांद्रता अधिक, इसकी सांद्रता कम है। तो आप क्या देखेंगे कुछ देर बाद? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पानी के कण, विलय के कण नहीं, सिर्फ पानी के कण विलयन कम 1 से यानी कम गाढ़ा से अधिक गाढ़ा की ओर जाने लगेंगे। तो ये घटना पराशर होती है जैसा इसमें समझे। लेकिन यदि हम इधर इस साइड विलयन जिधर गाढ़ा है उधर थोड़ा सा प्रेशर लगा दें, कितना प्रेशर? कि इतना प्रेशर लगाएं कि ये पानी जो आने वाला है या आ रहा है वो ना आए, ये पानी न आए। मतलब इधर का जल विलायक के अणु, मतलब जल तो पानी एक पर्टिकुलर विलायक के लिए टर्म हो गया, हम विलायक कहेंगे तो किसी भी सॉल्वेंट के या किसी जनरल हो जाएगा। तो इतना प्रेशर इधर साइड लगाया गया, अधिक सांद्रता की ओर इतना प्रेशर लगाया गया, ये प्रेशर या पी कहिए पाई कहिए, इधर लगाया गया इस साइड कि विलायक कण आना बंद हो जाए, इधर आए ही ना। तो यह घटना का यह दाब, जिस दाब पर इतना लगाने से विलायक कण इधर न आए, उस दाब को क्या कहेंगे? पराशर दाब। फिर से सुन लीजिए, विलायक के कण क्या होने लगेंगे? इधर आने लगते हैं, लेवल बढ़ जाता है, तो हम विलयन की ओर, गाढ़े विलयन की ओर इतना दाब लगा दें, अतिरिक्त दाब लगा दें कि विलायक कण इस विलयन की तरफ आए ही नहीं। तो वह अधिकतम दाब या कह लीजिए वह दाब जिसके कारण से पानी आ रहा था या विलायक कण आ रहा था वो आए ना, तो वह पराशर क्रिया होगी ना जब आना है। तो वह दाब जो पराशर क्रिया को रोक दे, बंद कर दे, वह दाब क्या कहलाएगा? पराशर दाब। तो पराशर दाब क्या है? अभी पराशर समझ गए थे इधर इतना दूर। अब पराशर क्रिया दाब समझने के लिए वह दाब जो पराशर क्रिया को रोक दे पराशर दाब कहलाता है। क्लियर है? इसको लिख देता हूं। अधिक सांद्र विलयन की ओर अतिरिक्त दबाव जो पराशर क्रिया को रोक दे, पराशर दाब। इसका क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई सिंबल है, इसकी परिभाषा देना है। तो क्या लिखेंगे? वह दाब जो पराशर क्रिया को क्या कर दे? रोक दे, पराशर दाब कहलाता है। पराशर दाब कहलाता है। ठीक है। देखिए ये पानी या विलायक के कण इधर क्यों आ रहे हैं? एक दबाव है, उस दबाव को ही हमने इधर लगा दिया सांद्र विलयन की ओर ताकि पराशर क्रिया रुक जाए, न हो, यही दबाव पराशर दाब कहलाता है। ये पराशर क्रिया होनी है, पराशर क्रिया हो ना तो उसको रोक दे, वो पराशर दाब कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो आपने किधर दबाव लगाया है? गाढ़े विलयन की तरफ। दबाव किधर लगाया गया है? अतिरिक्त गाढ़े विलयन की तरफ। इसका मतलब क्या है कि पराशर दाब हम जानने के लिए कि कितना पराशर क्रिया, कितने दबाव से पराशर हो रहा है, उसके बराबर हमने इधर दबाव लगाया जिधर पानी आ रहा था, उसी को रोकने के लिए। अच्छा, इस किस विधि द्वारा, किस मेथड द्वारा ये पराशर दाब ज्ञात किया जाए कितना दबाव है? तो वैज्ञानिक बर्कले एवं हर्टले
ये जहाँ तक है कि ये दो वैज्ञानिक मिलकर पराशरदाब की विधि को सर्वप्रथम ज्ञात किया, उन्हीं के सम्मान में नाम दे दिया गया बर्कले एवं हर्टले विधि द्वारा पराशरदाब ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से आप यदि किसी किताब में देखेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट, मैं यहाँ पर समय नहीं कि उसका ऑपरेटर्स बनाऊँ, उसका डायग्राम बनाऊँ, बस इतना याद रखिए कि बर्कले एवं हर्टले विधि द्वारा पराशरदाब ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है कि इधर कितना दबाव लगाया गया कि पराशर क्रिया रुक गई। ठीक है, तो पराशर क्रिया पराशर दाब आप समझ गए। पराशर क्रिया को रोकने वाला दाब पराशर दाब कहलाता है। ठीक, अब आते हैं पराशर दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, इसको कैसे समझें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अणु संख्या गुणधर्म के अंतर्गत। तो इधर पहले मैंने पराशर क्रिया को समझाने के लिए पानी लिया था और नमक का विलयन लिया था। तो पानी था, विलयन था, तो पानी गया नमक विलयन की ओर, गाढ़े विलयन की ओर गया। विलय जिधर ज़्यादा है उधर गया, पानी तरफ कुछ विलय नहीं था। यहाँ पर हमने दो विलयन नहीं लिया नमक का, एक गाढ़ा था, दूसरा वाला गाढ़ा था, पहला वाला कम था। तो पानी के अणु कम सांद्रता से विलयन की ओर अधिक सांद्र विलयन को गया ना। तो क्या हुआ, पानी के अणु जा रहे हैं कम से अधिक की ओर, पानी के अणु कहाँ जा रहे हैं? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र की ओर। तो ये गमन क्या कहलाया? पराशर। और जो दाब हमने इधर लगाया है सांद्र की ओर, वह दाब क्या कहलाया? पराशर दाब कहलाया। तो दबाव हमें किधर साइड में जानकारी मतलब दबाव ज्ञात किधर किया गया? अधिक सांद्र की ओर। तो जिस विलयन में जितना ज़्यादा विलय रहेगा उतना ही ज़्यादा पराशर दाब होगा। फिर से सुनिए, जिस विलयन में विलय की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पराशर दाब क्रिएट होगा, मतलब उसको रोकने के लिए उतना दबाव देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, पानी के अणु या विलय के अणु अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तो यानी अधिक सांद्रता की ओर दबाव लगाया गया है, अतिरिक्त दबाव लगा, उसी को पराशर दाब कहते हैं ना। तो ज़्यादा सांद्रता ज़्यादा पराशर दाब, इसी को समझना है। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि अधिक सांद्र विलयन की ओर पराशर दाब अधिक जनरेट होता है, मतलब अधिक प्रेशर से पानी आएगा, अधिक सांद्र, मतलब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कितना दबाव से आएंगे? जितना ज़्यादा इधर गाढ़ापन होगा। इसका मतलब यही है कि ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ज़्यादा पराशर दाब उत्पन्न होगा। ये सिद्ध जानना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए अब आप पराशर दाब ज्ञात करने की विधि भी जान गए, पराशर दाब क्या होता है वो भी जान गए। अब आप जान लीजिए कि पराशर दाब का अणु संख्या गुणधर्म क्यों है, क्योंकि ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि जो पराशर दाब है उस विलयन के सांद्रता यानी गाढ़ापन, सांद्रता के क्या है? समानुपाती। यहाँ शब्द नहीं लिख रहे हैं, सांद्रता के क्या है? विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। इन शब्दों को मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया है कि पराशर दाब पाई किसके समानुपाती होता है? सांद्रता की। ठीक है, अच्छा, किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी निश्चित ताप पर घटना होगी, नोट करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ये क्या है? टेम्परेचर इंक्लूड रहेगा किसी निश्चित टेम्परेचर पर, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक देंगे। क्या देंगे? एक नियतांक। तो ये नियतांक यहाँ दिया जा रहा है आर, तो क्या हो जाएगा? आर सी टी। क्या हो गया? आर सी टी, जहाँ आर क्या है? गैस नियतांक, यानी ये जो नियतांक है ठीक उसी के बराबर है जो आदर्श गैस समीकरण में आर के बराबर है, तो इसलिए उसी नियतांक को आर नाम दे दिया गया। यानी आदर्श गैस समीकरण में जो आर होता है, आदर्श गैस समीकरण का आर, वही कांस्टेंट में ये आर समानुपाती, यानी ये जो कांस्टेंट है ठीक आदर्श गैस, कौन सी गैस? आदर्श गैस समीकरण नियतांक उसी के बराबर है, इसलिए उस कांस्टेंट को हम आर के बराबर यानी आर लिख दिया गया। सी क्या है? कंसंट्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। और किसमें व्यक्त किया गया है? मोल प्रति लीटर, यानी मोल प्रति लीटर, मोलरता में। और टी क्या है? तापमान, जिस तापमान पे घटना हो रहा है, केल्विन में। ठीक है, और पाई क्या है? पराशर दाब है। तो ये समीकरण सिद्ध हो गया, सिद्ध होगा अभी। कैसे सिद्ध होगा? कि यहाँ पे क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता में मोलरता है, सी क्या है? यम है। यम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, विलयन का आयतन लीटर में है। तो मोलरता में मोल होता है, मोल मतलब नंबर होता है। तो हम इसको आर सी टी को बोलने के लिए अच्छा लगे, इसलिए पाई बराबर क्या लिख दें? सी पहले लिख दें, आर बाद में। तो ये क्या हो गया? सी आर टी। और सी को हम क्या लिख सकते हैं? एम। और यम बराबर क्या होता है? एन बाई वी। तो अब सीधे सीधे ये लिखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी विलयन का आयतन, विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या, और आर पी, ये हो गया। और आप जानते हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है? गिवन वेट, तो विलय के है तो इसके लिए हमने सिंबल दिया है 2। विलय के भार को हमने W2 से दिखाएं और उसके मोलर द्रव्यमान को M2 से दिखाएं। ठीक है, तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? W2 अपॉन M2, पहले से क्या है? V है, इंटू R इंटू T, ये किसके बराबर हो गया? पाई के। तो आप
यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 से देखिए कि पाई किसके प्रोपोर्शनल है, एन के, एन किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर के। तो नंबर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गया कि नहीं पराशर दाब, पराशर दाब क्या हो गया, नंबर पर आधारित गुण है, इसलिए जितना ज़्यादा नंबर रहेगा विलेय के उतना ज़्यादा पराशर दाब क्रिएट होगा। ठीक है, तो पराशर दाब एक अनुसंख्या गुणधर्म में सिद्ध हो जाएगा इससे। और साथ ही साथ इसमें जो विलेय के मोलर द्रव्यमान है, यहाँ कौन कौन सिंबल क्या है इसको भी जान लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको हर सिंबल का मतलब पता होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या है। तो यहाँ पर यन क्या था, मोल था, मोल को विलेय के भार, ये W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का भार या द्रव्यमान किस में है, ग्राम में। और M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ग्राम में। और V तो पता ही हो गया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय का भार है, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का आयतन। ये सब सिंबल का मतलब हो गया, R जान गए हैं, T जान गए हैं। तो इससे विलेय का मोलर द्रव्यमान आप यदि पराशर दाब पता है तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके W2 RT अपान यहाँ पर पाई हो गया इंटू V हो गया, तो मोलर द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, विलेय का ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान और पराशर दाब में रिलेशन। इस पर न्यूमेरिकल फंसेगा या करेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पर आप करना सीख जाएंगे। अच्छा, पराशर दाब अन्य दाब से, अन्य अणुसंख्या गुणों से क्यों बेहतर है ये जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है क्यों बेहतर है, तो ये जान लीजिए पहले, फिर उसके बाद। अच्छा, पराशर दाब का इकाई जो प्रेशर का रहेगा, ATM, बार या पास्कल, कुछ भी, ठीक है, यानी जिस यूनिट में दाब रहेगा उसी यूनिट में पराशर दाब का इकाई आएगा। ये हो गया चीज़। अच्छा, मैं बता रहा था कि एडवांटेज क्या है, पराशर दाब का अन्य अणुसंख्या गुणों से क्यों अधिक उपयोगिता है, तो उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपने टर्म देखा, क्या देखा कि पराशर दाब यहाँ पर N/V है, यानी ये क्या है, मोलरता है ना, क्या है, मोलरिटी, यानी मोलरता गुणे R गुणे टेम्परेचर, यही ना है। तो मोलरता टर्म आने से कैलकुलेशन ईजी हो गया। दूसरा चीज़, दोनों में क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा जो TF था हिमांक में अवनमन, या डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन था या हिमांक में अवनमन, दोनों में क्या था, KB M था, स्मॉल m मोलैलिटी था, क्या था, KF M था, तो दोनों जगह मोललता था, क्या था, मोललता। तो ये मोललता टर्म यूज हुआ था, यहाँ पर मोलरता टर्म, तो ये आसान थोड़ा हो जाएगा। दूसरा ये है दाब के टर्म में है, यानी दाब ज्ञात करना साधारण तापमान आसान होता है। पहला एडवांटेज ये है कि मोलरता यूज किया गया है, मोलरता प्रयोग किया गया है, पराशर दाब में प्रयोग होता है। दूसरा, दाब सामान्य ताप पर ज्ञात करना आसान होता है, ज्ञात करना अपेक्षाकृत आसान है, होता है, ठीक है, होता है। तीसरा, हर और दोनों में क्वथनांक उन्नयन हिमांक में उनमें तापमान बहुत नीचे होना चाहिए, बहुत ऊंचा, यानी बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक में बहुत नीचे टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल काम है। और कभी कभी जो प्रोटीन होते हैं उच्च अणुभार वाले पॉलीमर बहुलक, वह अपने क्वथनांक के पहले, उच्च अणुभार वाले प्रोटीन या पॉलीमर अपने क्वथनांक के पहले क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये पराशर दाब इसलिए अच्छा होता है कि कुछ प्रोटीन अणु अपने क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उनका इन दोनों से क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, हालांकि क्वथनांक उन्नयन वाले में होगा क्योंकि गर्म करना है, नष्ट होने का मतलब गर्म करना है, तो नष्ट हो जाते हैं, तो उससे ज्ञात नहीं कर सकते अणुभार उनका, तो किससे ज्ञात कर सकते हैं, पराशर दाब से, इसलिए बेहतर होते हैं। ये 3 कारण, मोलरता प्रयोग किया जाता है, सामान्य ताप पर दाब करना आसान होता है, और कुछ पदार्थों के अणुभार ज्ञात करने में वो नष्ट हो जाते हैं, या टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, अधिक ताकत यानी एनर्जी चाहिए होता है, मशीन चाहिए होता है मेंटेन करना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट को करना बिना मशीन के तो होगा नहीं, लेकिन पराशर दाब करना आसानी से हो जाएगा, बस इंस्ट्रूमेंट लगेगा, वहाँ पर एनर्जी लगेगा, इसलिए आसान है। तो पराशर दाब का इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये प्रोटीन जैसे उच्च अणुभार वाले बहुलक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो आज आपने देखा कि पराशर क्या है, पराशर दाब क्या है, पराशर दाब का मोलर द्रव्यमान और पराशर दाब के बीच रिलेशन, और अब पराशर दाब का इंपॉर्टेंस के आधार पर जो समदाबी सम पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, उसको भी पढ़ना है, और विपरीत पराशर क्या है उसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।